हे एवरीबॉडी, वेलकम टू विद्यान पाठशाला। मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। मैं हूं गीता, जो आप सभी को विद्यान पाठशाला चैनल में क्लास 8 और 9 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाती हूं। आज का इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 3 जिसमें मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में जान रहे थे, उसी का जो लास्ट पार्ट है दैट इज पार्ट 4 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के बाद हमारा ये जो पूरा चैप्टर है दैट इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें एग्रीकल्चर को पढ़ने वाले हैं। तो आज का डिस्कशन क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने से आपका कौन सा 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा? वो है व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में, अगर आपको पिछले वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे आई बटन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8 के जो प्लेलिस्ट बना है उस पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, जब हमने कंपैरिजन किया था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ। उसी टाइम पे हमें पता चल गया था कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब क्या होता है, तो उसे अब हम यहाँ पे शॉर्टली बताएंगे। The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage। पहला लाइन में लिखा हुआ है कि हम क्यों नॉन कन्वेंशनल की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स होता है, फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम, ये सब कुछ में शॉर्टेज आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये सारा ख़त्म हो जा रहा है। इसी वजह से हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ झुक रहे हैं, उसे ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं। It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of this fuel will get exhausted। ये अनुमान किया जा रहा है कि अगर हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। मोरओवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। उसके साथ साथ क्या करता है कन्वेंशनल एनर्जी? एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable। इसी वजह से हम non-conventional sources of energy को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, टेक्नोलॉजी को उतना अच्छा बना रहे हैं कि हम वो सारे सोर्सेस को यूज़ कर पाए जो रिन्यूएबल है, मतलब वो ख़त्म हो जाने से वापस से क्विकली गेन कर सकते हैं और वो इतना इजीली ख़त्म होगा भी नहीं। एग्जाम्पल विंड एनर्जी, हवा बहना कभी बंद नहीं करने वाला है। तो ये है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन जो लास्ट में लिखा हुआ है। उसका पहले जो पैराग्राफ में दिया हुआ है वो सारा कन्वेंशनल का डिसएडवांटेज को बोल रहा है, मतलब हम नॉन कन्वेंशनल को क्यों पढ़ेंगे उसका बैकग्राउंड हमारा क्लियर कर रहा है। कन्वेंशनल का जो प्रॉब्लम है उसे पॉइंट आउट करके, मतलब वो कम हो जाए, खत्म हो जाएगा और वो पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, इसी वजह से हम मूव कर जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल के तरफ। तो यहाँ पे 2 चीज याद रखना है, कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये आप मतलब क्या कैसे बोलते हैं, ऑपोजिट, रिच एंड पुअर का जैसे होता है ना, वैसे ही जो हमारा कन्वेंशनल है वो है नॉन क्या, रिन्यूएबल। कन्वेंशनल विच इज नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल इज रिन्यूएबल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा लिख के देखना, मतलब जैसे मैंने बोला है रिच एंड पुअर का ऑपोजिट होता है, तो वैसे ही इसका ऑपोजिट देखना, इसमें जाएगा और इसका ऑपोजिट इसमें आ रहा है। ठीक है, ये चार्ट को हमने पहले ही देख लिया था। इस ये वाला जो साइट है, ये वाला साइट का हमारा सारा क्लियर हो चुका है। ये वाला पार्ट हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं इस वाले पार्ट को।
इस वाले पार्ट की तरफ हम अभी ध्यान देंगे, ठीक है, जो गुड होता है इसलिए स्माइली बना हुआ है। नॉन कॉन्वेंशनल, तो नॉन कॉन्वेंशनल का क्या निमोनिक बताया था मैंने, नोसो वीनो जियोटाइट बाय, वेरी सिंपल, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा रिपीट करेंगे, इजीली याद हो जाएगा। तो ये लिस्ट सबसे पहले याद रखना है, क्या है लिस्ट, नोसो वीनो जियोटाइट बाय, नोसो नॉन कॉन्वेंशनल, सो सोलर एनर्जी, वी विंड, न्यू न्यूक्लियर पावर, जियो जियोथर्मल एनर्जी, टाइट टाइडल एनर्जी, बाय बायोगैस। अब हम ये सभी को इन डिटेल एक बार देखेंगे। क्या है पहले वाला जो टाइप है, दैट इज सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सन को बोला जाता है, सारा जो एनर्जी होता है वो उसका मेन कौन है, सन होता है, और हर दिन हम इसे फील करते हैं। कैसे फील करते हैं, एक तो हीट के टर्म से फील करते हैं, अगर धूप ज्यादा निकलता है तो हमें ज्यादा हीट फील होता है, और उसके साथ साथ लाइट, सूरज क्या देता है, हमें लाइट देता है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब ये पूरा जो टेक्निकल मैटर है वो होता कैसा है कि सोलर एनर्जी सन से तो निकलता है रे, वो तो पता चला, लेकिन कैसे क्या होता है, कैसे उसको हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो ये जो डायग्राम है यहाँ पे जो पिक्चर लगा हुआ है उसे ध्यान से देखिए। ये सारा है सोलर पैनल। तो सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मेनी ऑफ these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose। यहाँ पे एक एक जो सोलर सेल है इस पिक्चर में, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये सभी को ज्वाइंट किया जाता है और एक सोलर पैनल बनाया जाता है। ये सोलर पैनल सूरज से आने वाला जो एनर्जी होता है उसे वो अपने अंदर ट्रैप करके रखता है। इसी ट्रैप करके रखा हुआ एनर्जी को हम हीट मतलब हीट प्रोड्यूस करने के लिए और लाइटिंग के लिए हम यूज करते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। ये जो सोलर एनर्जी है ये ज्यादा कहाँ पे बनता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। क्यों बनता है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज में सनशाइन ज्यादा होता है, सूरज का किरण ज्यादा मिलता है, इसी वजह से यहाँ पे ही सोलर पैनल लगा के ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। अब ये जो सोलर एनर्जी हमने बना लिया है, सोलर सेल को ज्वाइन करके पैनल बना के, वो पैनल हीट को जब सूरज से आता है एनर्जी को ट्रैप करता है हम अपने अंदर। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने के बाद हम इस एनर्जी को यूज करेंगे हीटिंग के लिए और लाइटिंग के लिए। अब किस में यूज करेंगे, जैसे कि सोलर हीटर्स में यूज करते हैं, फिर सोलर कुकर्स होता है उसमें ये यूज किया जाता है, सोलर ड्रायर्स होता है, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। उसके साथ साथ जो लाइटिंग होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कम्युनिटी बनाते हैं, वो कम्युनिटी के लिए, लाइटिंग के लिए और ट्रैफिक सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। तो इस स्लाइड में सोलर एनर्जी का सारा जो कहानी है वो ब्रीफली बताने की कोशिश किया है यहाँ पे। तो कैसे बनता है, फिर हम उस चीज को कैसे कौन से मीडियम के थ्रू यूज करते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएक्सहॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैं पिछले वीडियो से ही बोल रही हूँ कि विंड कभी खत्म नहीं होगा, उसका मतलब बहना कभी बंद हो ही नहीं सकता है। तो ये बहना को हम काम में लगाते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial। Windmills होता है मतलब बहुत बड़ा पंखा जैसा एक आपको खुला मैदान में मिलेगा। बेसिकली ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होता है, इंडिया में उतना नहीं होता है। वहाँ पे एक आप पंखे जैसे उसको इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आपने पिक्चर भी देखा होगा।
वो जो विंड मिल्स होता है, वो जो बड़ा पंखा जैसा होता है, उसका जो ब्लेड्स होते हैं, जब हवा बहतेगा मतलब बहता है, वो पंखा घूमता है। वो घूमने की वजह से उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब इससे प्रोड्यूस होने वाले एनर्जी को हम कौन सी चीज में या फिर कौन से काम में यूज करते हैं? ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए और लिफ्टिंग वाटर, पानी को नीचे से ऊपर के ऊपर लाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. विंड मिल मैंने बोला बहुत बड़ा पंखा जैसा होता है, खुले मैदान में वो उसको बैठा दिया जाता है और जब हवा बहता है वो पंखा अपने आप घूमते रहता है और उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब वहाँ पे एक जनरेटर कुछ रहता है, उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blow. ऐसे करके जब एक साथ बहुत सारा विंड मिल को बनाया जाता है तो उसे विंड फार्म बोलते हैं। और विंड फार्म को इन जनरल कहाँ पे लोकेट किया जाता है? कोस्टल एरियाज में, क्योंकि कोस्टल एरिया में हवा बहुत ज्यादा तेज से बहता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा विंड फार्म्स को वहीं पे लगाया जाता है। उसके साथ साथ दो माउंटेन के बीच में जो गैप होता है उसे पास बोला जाता है, वहां पे भी इस टाइप का विंड मिल को लगाया जाता है। मतलब जहाँ पे हवा बहुत तेज बहेगा वो सारी जगह में विंड मिल को बैठाया जाता है। Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production. Wind farms कहाँ पे होता है? नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन में। Next is nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब हमारे अर्थ को अगर देखेंगे, अर्थ हम लोग जो सरफेस में रहते हैं, हमारा घर जहाँ पे है उससे अगर नीचे जाएंगे तो एक कोर बोल के एक एरिया आता है अर्थ सरफेस के नीचे की तरफ, वहां पे यूरेनियम एंड थोरियम का रेडियो एक्टिव डीके होता है। जितना रेडियो एक्टिव डीके होगा वहां पे उतना हीट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ही एटम्स के अंदर में भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रेजेंस होता है और इस वजह से हीट का रिलीज होता है। दिस वेज अंडरगो न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। अब ये मैंने जो बोला है वो अर्थ सरफेस के अंदर का मैटर बोला है रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर को कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो नेक्स्ट वाले एक पिक्चर आएगा जो देख के आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए और भी कुछ चीजें चाहिए, उसके थ्रू होता है और जिसमें एटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The greatest producer of nuclear power are USA and Europe. सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? USA and Europe में। In India, राजस्थान and झारखंड have large deposits of uranium. अब यूरेनियम की मदद से ही तो न्यूक्लियर पावर जनरेट हो रहा है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि यूरेनियम कहाँ पे और थोरियम कहाँ पे ज्यादा मिलता है। यूरेनियम मिलता है राजस्थान में और झारखंड में। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला में मोनोजाइट सैंड के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थोरियम मिलता है। The nuclear power stations in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. तो यूरेनियम एंड थोरियम का लोकेशन हमने पहले देखा, अब देखेंगे इससे ये दोनों को यूज करके न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कहाँ कहाँ पे है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कालपक्कम जो तमिलनाडु में है, तारापुर नाम का एक जगह में जो महाराष्ट्र के अंदर है, राणा प्रताप सागर जो कोटा में है, कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में है, नरोरा इन उत्तर प्रदेश में और कईगा इन कर्नाटका में। तो ये है हमारा वो पिक्चर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर बोल के कुछ होता है, ये वाला होता है, यहाँ से हीट फ्रॉम फिशन करके जो यूरेनियम एंड थोरियम को शायद पुट किया जाता होगा।
फिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर, हॉट वाटर, स्टीम टरबाइन, वापस से जनरेटर, इस इतना कुछ करने के बाद हम उसको लाइट जलाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ये अर्थ का खुद का होता है, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है किसी कारण। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर। अब एक लॉ है, जितने ही हम अर्थ सरफेस के ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाएंगे उतना ही क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ते रहता है। हम लोग जहाँ पे हैं वहां पे टेम्परेचर नॉर्मल है, कम है। उससे नीचे अगर हम मतलब जाएंगे तो देखेंगे कि एक मैंटल बोल के लेयर आएगा, अर्थ सरफेस का कोर बोल के एक लेयर आएगा। तो जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, उतना ही जो टेम्परेचर है उस जगह का वो इंक्रीज होता है। Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. कभी कभी क्या होता है, ये जो इतना हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट जो सरफेस के अर्थ सरफेस के अंदर से जो पानी होता है स्प्रिंग बल्ब के जो ऊपर में आता है उसके साथ कुछ हीट एनर्जी भी ऊपर आ जाता है, एज ए स्प्रिंग आ जाता है। तो जब वो स्प्रिंग का पानी बहुत गर्म होता है तो हम उसे सिंपली हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। और ये क्या है, ये जियोथर्मल एनर्जी है, वो खुद को बाहर निकालने का एक वे है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। वो जो हीट आ रहा है उसको हम पावर जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. ये जो geothermal energy आ रहा है as a hot spring, वो कौन सा काम में हम यूज करते हैं, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग के लिए। बहुत सालों तक हम इसे यूज करते हैं। USA has the world's largest geothermal power plants followed by न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका। तो हमारा जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में या फिर बनाने में कौन टॉप कर रहा है सबसे ज्यादा, कहाँ पे हो रहा है, यूएसए में। उसके बाद सेकंड में है न्यूजीलैंड, फिर है आइसलैंड, फिर है फिलीपाइंस, देन सेंट्रल अमेरिका। In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh. इंडिया में ये जियोथर्मल एनर्जी का लोकेशन कहाँ पे है, प्लांट्स कहाँ पे बना है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पुगा वैली इन लद्दाख। एकदम लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के उस तरफ। अभी जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया है, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। एक लद्दाख है और एक है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे हमने जियोथर्मल एनर्जी को देखा है। अब यहाँ पे दो पिक्चर देखिए, जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण ए वाला पिक्चर में है एंड बी वाले पिक्चर में कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। खाना बनाने के लिए कैसे जियोथर्मल एनर्जी को यूज किया जा रहा है वो पिक्चर बी में बताया जा रहा है। ये पूरा एक डायग्राम है जियोथर्मल एनर्जी का। ये नेचुरल क्रैक्स है, यहीं से ये जो लेयर जा रहा है ना, ये जो एक पतला सा लेयर जैसे जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होता है। जैसे आप ऊपर रेड कलर का जो है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ से आप जितना नीचे जाओगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ते रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर का एक्यूमुलेशन होने की वजह से वो क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब भी उसे कोई क्रैक मिल जाएगा तो वहां से निकल जाता है, या फिर ऐसा वाटर का कोई चैनल मिल गया तो उसके साथ वो निकल के आता है एज ए स्टीम। इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, वेल बनाते हैं, वेल बना के पाइप की मदद से उसको टरबाइन के अंदर से लेके जाके जनरेटर में यूज करके फिर हम उससे पावर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी थोड़ा बहुत सिमिलर है जो हमने कन्वेंशनल में हाइडल एनर्जी को पढ़ा था, मतलब वहां पे रिवर के सामने डैम बना के हम उससे फिर से टरबाइन को घुमा के उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही है टाइडल। टाइडल में यहाँ पे ओशन का वाटर को यूज किया जाता है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। समुद्र में क्या होता है, टाइड होता है, मतलब बहुत मंथ में एक टाइम आता है जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा लहर बना लेता है। उसी लहर को यूज करके टाइडल एनर्जी बनता है।
टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। अगर कोई जगह है बहुत ज्यादा खुला हुआ नहीं है, एकदम पतला चैनल जैसा है जहाँ पे समुद्र का पानी घुस सकता है, वैसी जगह पे हम क्या बनाते हैं, डैम बना देते हैं, फिर हम उससे एनर्जी बनाते हैं। During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. हाइडल एनर्जी जैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ समुद्र का पानी को यूज किया जाता है और टाइड यहाँ पे जो बड़ा बड़ा वेव होता है उससे यूज किया जाता है। वैसे ही फिर से टरबाइन को घुमा के उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। रसिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। ऐसे टाइडल एनर्जी का मिल फार्म्स कहाँ कहाँ पे है, रशिया में है, फ्रांस में है, और ये इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, उस साइड में, गुजरात का वो वाला साइड में अगर ध्यान से देखेंगे तो समुद्र का पानी बहुत अंदर तक घुस रहा है, एकदम एक नैरो चैनल बना के घुस रहा है, तो वहीं पे डैम बना दिया जाता है, टरबाइन बिठा दिया जाता है। फिर जब हाई टाइड होता है, मतलब वो जो लहर आता है उसका हाइट बहुत ज्यादा जब इंक्रीज हो जाता है, फिर वो इंक्रीज होने के बाद एक बार तो गिरेगा, फिर वो डैम से टकराता है, फिर नीचे आता है, टरबाइन घूमता है उसके बाद फ्लो की वजह से, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं। तो ये पूरा मैटर था टाइडल एनर्जी का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वॉज बिल्ड इन फ्रांस। सबसे पहले टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ पे बना था, फ्रांस में। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स है, कहाँ पे कौन सा चीज पहली बार बना था, ये बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि नॉन कॉन्वेंशनल उतना ना अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, या फिर अभी थोड़ा बहुत उतना हुआ है, लेकिन अभी भी हम ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं इंडिया के टर्म अगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इतना नॉन कॉन्वेंशनल का स्कोप कम है, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उतना अच्छा साइंटिफिक तरीका चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे पहले, मतलब कौन सा चीज कहाँ पे पहली बार बना था नॉन कॉन्वेंशनल का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये यूनिक है। कोई कंट्री अगर वो बना रहा है, वो कुछ एनवायरनमेंट का भी भलाई हो रहा है जो चीज करने से, और खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो हमारे लिए कुछ आइडियल बन जाता है। तो इसीलिए हमेशा ये सारा फैक्ट भी, कौन सा चीज कहाँ पे बना था नॉन कॉन्वेंशनल का, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। ये है हमारा टाइडल एनर्जी का पिक्चर। फिर है हमारा बायोगैस। Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. अब जो भी हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है वो सब कुछ को हम यूज करते हैं बायोगैस बनाने के लिए। जैसे कि किचन में जो जो सब्जी हम यूज करते हैं उसका जो वेस्ट पार्ट होता है, या फिर जो खाना हम फेंक देते हैं वो पार्ट, एनिमल का जो डंक होता है उसको, फिर जो हमारा डेड प्लांट है, एनिमल है, वो सारा जो एक वर्ड में बोले तो सब वेस्ट मटेरियल जो जो है वो सबको हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, that is biogas. The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. ये सारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये सबको कौन डिकम्पोज करता है, पचाता कौन है, बैक्टीरिया पचाता है। फिर ये पचाने के बाद एक मिक्सचर बनाता है, किसका मिक्सचर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर बनाता है। Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produces huge amount of organic manure each year. इसीलिए बायोगैस एक बहुत अच्छा और बहुत यूज करने वाला एक सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जो यूज किया जाता है कुकिंग के लिए एंड लाइटिंग के लिए। और इसके साथ साथ वो जो मिक्सचर बन रहा है वो मिक्सचर को हम एज अ क्या मैन्यूअर, मतलब सार के तरीके से भी यूज करते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, पानी के साथ साथ हमें सार भी देना पड़ता है, तो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं जिसे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, उसमें भी यूज किया जाता है। Energy is everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. पहले ही मैंने बोला है कि एनर्जी बहुत है, हमें अभी ये सब के बारे में पता चल रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन इंडिया के पास उतना कैपिटल नहीं है और उतना अभी तक टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस नहीं हुआ है जितना अदर फॉरेन कंट्रीज हो चुके हैं जो लोग अभी ये यूज कर रहे हैं।
ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो ये सब पे तो हम काम कर ही रहे हैं। हमारा जो इंडिया है वो बना रहा है धीरे धीरे, छोटा छोटा पावर स्टेशन, प्लांट ऐसा बना रहा है, लेकिन हमें भी एज ए इंडिविजुअल, आपका या फिर मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एनवायरनमेंट के प्रति। क्या है, हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। जो भी कन्वेंशनल एनर्जी को, हम अभी तो ज्यादा कन्वेंशनल को यूज कर रहे हैं, कोल को, पेट्रोलियम को, ये सब को ही तो यूज कर रहे हैं। तो ये सबको हमें वेस्ट नहीं करना है। जितना काम में वो यूज होना चाहिए उतना करने के बाद स्टॉप कर देना है। एनर्जी सेव इज एनर्जी जनरेटेड। तो अगर जितना हम एनर्जी को बचाएंगे उतना हम एनर्जी को पैदा कर पाएंगे। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अभी हमें एक्ट करना है, काम करना है, जिसके वजह से फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो हम क्विकली आज का इस वीडियो में हमने जो जो पढ़ा है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमने देखा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है और क्यों इसके तरफ हम ज्यादा झुक रहे हैं अभी। फिर हमने टाइप्स में नॉन कन्वेंशनल का जो हमारा नो सो वी नो जियो टाइप बाय, इसको हमने इन डिटेल देखा है। पहले देखा सोलर एनर्जी को, सेकंड विंड एनर्जी को, थर्ड न्यूक्लियर पावर को, फोर्थ जियोथर्मल एनर्जी को, फिफ्थ टाइडल एनर्जी को, सिक्स लास्ट बायोगैस को। ये सब को हमने इन डिटेल इस वीडियो में कवर किया है। तो गाइस आज के लिए यहीं तक। अगर हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट दिन हम क्लास 8 के एग्रीकल्चर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।